हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम बेसिक मैथमेटिक्स इवनिंग शिफ्ट प्री बोर्ड पेपर सॉल्व करेंगे पार्ट ए, जिसमें कि 20 एमसीक्यू हमारे पास आते हैं बेसी नंबर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 13, तो हमें एलसीएम बताना है। तो क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए दो चीज़ें आपकी इधर हैं, दो यहाँ पे हैं, तो टोटल 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें आपको हमेशा दी गई होती हैं। कोई भी एक चीज़ मिसिंग होती है जो कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल लेंगे। तो आप लिख देंगे यहाँ पे नंबर है 26 और 169, एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ 13 है। अब 13 भाग में चला जाएगा, कट के आंसर आ गया 338। निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योगफल 3 है? तो योगफल का क्या फॉर्मूला होता है? घटा b बटा a। तो हम 1 बाय 1 चेक कर लेंगे। बहुपद चेक करते हैं पहले इक्वेशन, जिसमें आपके पास है माइनस b क्या बन गया 3, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस करोगे आप तो ये 3 बन गया, और a कितना है इसका 2, तो ये बन गया 3/2। हमें चाहिए 3। अब b में चेक करते हैं, तो जब -3 करेंगे तो ये -3 हो गया b, और नीचे a लिखना है आपने, a कितना बन गया -1, सो इट इज 3 ओनली। तो आंसर इज b। यदि एक AP में a बराबर घटा 10, n 6, an 10 है, तो d बताइए। जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें लिख लेते हैं पहले। अब देखो बेटा, an हमारे को फॉर्मूला पता है a + n-1 d। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था एचसीएफ वाले फॉर्मूले में, यहाँ देखिए कितने चीज़ों का फॉर्मूला है, ये 1 2 3 4। यहाँ पे भी 4 वेरिएबल्स हैं आपके पास। 4 में से हमेशा आपको कोई भी 3 दिए गए होंगे, चौथा हमारे को निकालना होता है। तो अब जो जो दिया है उसे रख देंगे ध्यान से। n हमारा 6 है, तो 6 घटा 1 5 बन गया 5d। अब सबसे पहले इसे हटाएंगे तो कि 10 + 10 20 बन गया, 20/5 आ गया d आपका, दैट इज इक्वल टू 4। AP 10 6 2 की पहली 16 पदों का योग बताइए। तो a कितना हो गया 10, d हो गया A2 - A1, यानी कि 6 घटा 10। ध्यान से यहाँ पे घटा 4 आएगा, बड़ी रकम घटा की है। अब n कितना है 16, निकालना क्या है S16। अब SN का फॉर्मूला रख देंगे आप। फॉर्मूले बिल्कुल आपको टिप्स पर होने चाहिए और लिखने भी ज़रूर होते हैं क्वेश्चंस में। अब यहाँ देखते हैं कितने टर्म्स का फॉर्मूला है। ये 1 2 3 4। 4 में से फिर से आपको 3 चीज़ें कोई भी दी गई होंगी, चौथी हम निकाल लेंगे। n की जगह 16 रखा, a की जगह 10 रखा, तो 2 से गुणा करने पर 20 बन गया। 16 रखा n की जगह, तो 16 घटा 1 15, और d क्योंकि घटा का है उसे आप ब्रैकेट में रखेंगे। ये बन गया 8 बार, अंदर बना 20 जमा घटा घटा 15 गुणा 4 60, तो यानी कि 8 गुणा घटा 40, आंसर इज -320। बिंदु घटा 6 8 की मूल बिंदु से ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। तो क्या होता है 0 0 पॉइंट होता है ना ओरिजिन का, तो इसका मतलब सीधा आप इन दोनों का स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि 0 घटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो घटा 6 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर, यानी कि 36 + 100 अंडर द रूट, आंसर इज 10 यूनिट। DE इज पैरेलल टू BC, तो x का मान बताइए, वैल्यू ऑफ x। तो थेल्स थ्योरम हम लगाएंगे यहाँ पे, दोनों तरफ के रेशोस इक्वल होंगे। बहुत ध्यान से, x + 3 डिवाइडेड बाय 3x + 19 विल बी इक्वल टू x बटा 3x जमा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस हमें अपनी कैलकुलेशन ध्यान से करनी होती है। देखो x को इससे गुणा किया 3x², फिर x को 4 से करेंगे 4x, फिर 3 को 3x से करेंगे 9x, फिर 3 को 4 से करेंगे 12, फिर x को 3x से 3x², फिर x को 19 से 19x, है ना। 3x² दोनों तरफ से कट गया, यहाँ पे बन गया 9 और 4 13x। 13 को इधर जाके घटा देंगे 13x को, क्योंकि
19x घटा 13x बचा 6x, यानी कि x बराबर 12 बटा 6। ये 6 भाग में चला गया ना, आंसर आ गया 2। ABC इज सिमिलर टू FED, यानी कि एंगल AF के बराबर है, BE के बराबर है और CD के बराबर है। अब A हमें दिया हुआ है 60, B 50, तो तीसरा कैसे निकलेगा? 110 को घटा देंगे, आंसर इज 70 डिग्री। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ट्रायंगल बना लेंगे और इसका क्या है, और इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? 6 मीटर। अब वो कहता है एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? 28 मीटर। तो आप देखो 4 का 7 गुना कर दिया ना, तो यहाँ पे भी हम 6 का 7 गुना कर देंगे, 42 मीटर हमारा आंसर आ गया। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्शरेखाएं देखिए इस तरीके से हैं, यहाँ पर 70 डिग्री पर ये झुकी हुई हैं, तो 70 के सामने कितने डिग्री का कोण बनता है ये हमें पता है, 180 में से घटा देंगे 110 डिग्री। अब हमारा एंगल बना ये AOB है ना, या BOA। उसने हमसे पूछा है POA। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना, हम जल्दीबाजी में इसका आंसर 110 भी लिख सकते थे कि भाई ये हमें पता है, फटाफट हमने इसे माइनस किया और 110 कर दिया। लेकिन देखो बेटा इसने POA मांगा है आपसे, POA, यानी कि आपको इसका आधा करना पड़ेगा। तो इसको आधा कर देते हैं 2 से भाग करके, 55 डिग्री हमारा आंसर हो गया। आकृति में कोण AOB 125 डिग्री है, तो COD बताइए। आपको पता है COD ये वाला, ये दोनों मिला के 180 डिग्री के होते हैं बेटा, जब हमारे पास इस तरीके की फिगर होती है। तो यहाँ सीधा 180 में से 125 घटा दिया, आंसर इज 55 डिग्री। सीकेंड स्क्वायर 60 प्लस कॉस सीकेंड 30 का वैल्यू बताइए। ध्यान से टेबल आपको याद है, सीकेंड कॉस का उल्टा, कॉस 60 होता है 1/2, तो यानी कि ये बन गया 2/1। इसका वर्ग करना है। कोसिकेंड 30 साइन 30 का उल्टा, दैट इज अगेन 2/1, वो बन गया 4 + 2, आंसर इज 6। tan A बराबर 1, तो tan A 1 कहाँ पर होता है? 45 डिग्री पे। इसका मतलब ये जो एंगल है A, ये कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। अब हमसे पूछा है साइन है कॉस से, यानी कि साइन 45 निकालना है हमें और कॉस 45, इंटू कर देंगे 1/√2 इंटू 1/√2, आंसर इज 1/2। tan x इज इक्वल टू साइन 45 कॉस 45 प्लस साइन 30। सारा टेबल में से वैल्यू ध्यान रखनी है। साइन 30 इज 1/2, ये दोनों 1/√2 होते हैं। अब दोनों गुणा हो रहे हैं बेटा, तो ये क्या बन गया? 1/2 प्लस 1/2, आंसर इज 1। 140 मीटर दूर से जुड़ी हुई एक पतंग 70 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये 70 मीटर ऊंचाई है और डोर की लंबाई 140 मीटर है, तो हमें एंगल बताना है कौन सा है। ये इसको अगर हम थीटा मान लें तो लंब बटा कर्ण का क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा ना, P/H। तो 70/140 बराबर साइन थीटा आप लिखोगे, 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब थीटा 30 डिग्री का है। साइन थीटा कहाँ पर होता है? 1/2 30 डिग्री पर। आकृति में DC का वैल्यू बताइए। यहाँ आप देख रहे हैं 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं और यहाँ पे मुझे एंगल भी पता है और ये भी पता है। कॉमन कौन सी साइड है दोनों ट्रायंगल्स में? ये वाली साइड। तो हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल की हेल्प से ये साइड निकाल लेंगे, और क्योंकि एंगल 45 है तो P और B दोनों बराबर होते हैं। लिख लेते हैं इसे, BD/AD इज इक्वल टू tan 45, जो कि 1 होता है, इसलिए BD बराबर आ गया AD के इक्वल टू 6 cm। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इसमें मुझे ये पता है और ये निकालना है बेटा। अगेन आपका रिलेशन कौन सा बना? tan थीटा का। BD/CD tan 30 1/√3, ये 6 लिखा इसकी जगह और ये √3 ऊपर चला गया, CD इधर चला गया, आंसर बन गया 6√3।
एक वर्ष में एक माह चुना गया, इसके 31 दिन होने की प्रायिकता बताइए। तो एक साल में 31 दिन वाले कितने महीने होते हैं? 7, है ना। और टोटल कितने होते हैं? 7/12 हमारा आंसर हो गया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड के चाप की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। आर आपका 3 है और एल हमारा 6 सेंटीमीटर है, जबकि एल का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 × 2πr। हमारे क्या चीज़ मिसिंग है बेटा? थीटा, है ना। थीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे। 6, आर की जगह वैल्यू क्या है? 3 रखेंगे और ये 360 इधर ऊपर चला गया, θ × 2πr। अब आर की वैल्यू रख दी 3, वो नीचे आ जाएगी और ये 2 भी इधर नीचे चला गया, 6, और पाई को भी नीचे ले गए, 6 से 6 कट गया। थीटा कितना बचा? 360/पाई। पाई को भी हम नहीं सॉल्व कर रहे और इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे। πr² होता है ना इसका फॉर्मूला, θ/360 πr²। अब थीटा की जगह हमें क्या रखना है? 360/पाई, और π/360 एक पहले से ही है यहाँ पे, और r की जगह 3 का वर्ग हो गया, r का स्क्वायर की जगह ये कट गया, आंसर आ गया सारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक थैली में 4 काली, 5 पीली और 6 सफ़ेद गेंदें हैं, तो टोटल हो गई 15। हमें सफ़ेद नहीं चाहिए, तो सफ़ेद को छोड़ के कितनी है? 9, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 9/15, दैट मीन्स 3/5। आंसर आपका बन गया बी। नेक्स्ट हमें असर्शन और रीजंस हमें देखने हैं। तो आपको क्या करना है बेटा? देखिए पहले पढ़ लेते हैं इसे। बहुपद x² - 2 के 2 शून्यांक है। आप इसे चेक करते जाएंगे और टिक लगाते जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है और इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो x² - 2, जब इसको हम इसके शून्यांक निकालना चाहेंगे तो =0 रखा, x² = 2, x = ±√2, 2 आ गए ना आंसर। नेक्स्ट वो कहता है एक द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं। ये बात भी सही है, लेकिन क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 हैं, ये इसका रीज़न नहीं है। तो हमारा क्या है? बातें दोनों सही हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी बनेगा, क्योंकि ये इसको देख के हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, हमें इसे सॉल्व करके बताना पड़ा। रीज़न को देख के हम ये नहीं कह सकते कि इसके कितने होंगे, 1 होगा या 2 होंगे, तो इसलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ा बेटा। तो आपका ऐसे केस में आंसर बनेगा बी। अगर रीज़न सही है और ए भी सही है और उसके रीज़न की वजह से ए बात हमारी ट्रू हो रही है, तो हमारा आंसर ए बनता है उस केस में। सी आंसर आपका कब बनता है? जब ए सही है, रीज़न लेकिन बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन आप जब दोगे जब ए गलत है और रीज़न हमारा सही था। नेक्स्ट देखते हैं, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो हमें चेक करके देखना पड़ेगा, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, ऐसा होता है ना। इसका a1 देखते हैं 2 और इसका 4, तो यानी कि 2/4, और इसका b1 क्या है? -3, और इसका b1 -1। आपको साफ दिख रहा है कि 1/2 बराबर नहीं है 3 के, इसका मतलब इसका एक हल है। ये बात इसने सही लिखी है। सेकंड रीज़न क्या कहता है कि एक अद्वितीय हल होता है यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है और ये रीज़न भी बिल्कुल सही है। इसी कंडीशन को चेक करके तो हमने ये बताया ना कि इसका एक हल है, तो इसका मतलब हमारा इसका सही आंसर ए है। दैट्स ऑल बेटा, पार्ट ही हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से बस उन्हें हमें समझना होता है। कैलकुलेशन वर्क आपको ज़रूर शो करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आंसर पे टिक नहीं करना है। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।